देश के सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज का जो मेरा विचार ये विषय है वो स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। देश के जो बच्चे बीएससी एजी कर चुके हैं, कर रहे हैं, किसान के बेटे हैं, किसानों के साथ रहते हैं। एजुकेशन का मतलब होता है कि मैं अब समाज के लिए कुछ करूं। निःशुल्क बिल्कुल नहीं करना। ये ज्ञान अगर आपको प्राप्त हो गया तो किसानों की बहुत हेल्प कर पाने में आप सफल होंगे। एक कंसल्टेंसी का विषय है, परामर्श देने का, परामर्श शुल्क लेने का। आज एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जितने भी बच्चे हैं, देखिए मेडिकल साइंस से जो बच्चा एमबीबीएस एमएस करके आता है वो नौकरी लगे या न लगे कहीं भी क्लिनिक खोल के बैठ जाता है तो 10-20 मरीज देखता है और 2-4 हज़ार रुपये कमाने लगता है। एक वेटनरी साइंस का जो डॉक्टर है वो वेटनरी का पढ़ाई पढ़ के आता है और जॉब नहीं लगता है तो कहीं सड़क पर घर लेता, लिख देता है कि पशु चिकित्सक का आवास, अपना नंबर लिख देता है और किसी का भेड़ बकरी गाय भैंस बीमार होता है तो उसको फ़ोन आने लगता है और वो कमाने लगता है। जो ह्यूमन डॉक्टर है वहाँ जो मरीज जा रहा है वो बोलता है कि साहब मुझको ऐसा ऐसा हुआ, उसको बहुत डायग्नोज करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कुछ तो वो बयां कर देता है। बड़ा सस्ता इलाज है, बड़ा आसान है। पशु बोलता नहीं है तो पशुपालक कह देता साहब वो चारा खाना छोड़ दिया है, वो पतले दस्त कर रहा है, वो उठ नहीं पा रहा है, तो वो भी ट्रीटमेंट कर देता है। यहाँ जब किसान आता है तो किसान के सामने ढेर सारी मुश्किलें हैं। ये आदमी के इलाज से और पशुओं के इलाज से कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। लेकिन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट चाहे कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से क्यों ना ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, पीएचडी किया हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ आज देश में कोई भी एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट कहीं एग्री क्लिनिक खोल के नहीं बैठा। और जो गवर्नमेंट के सिस्टम से एग्री जंक्शन एग्री क्लिनिक खुलवाए गए उनका सेट एजेंडा है। जैसे अनपढ़ गंवार लोग पहले खाद बीज दवा बेचते थे वही हाल उसका है। आज देश में हम किसी किसान को लूटेना ठगना और हम उसको कुछ ऐसा रास्ता बताएं कि उसकी समस्या का समाधान हो जाए तो कम से कम हमको आटा दाल चावल सब्जी का तो जुगाड़ हो जाएगा, दूध घी मट्ठा तो मिल जाएगा। लेकिन हम पूरा का पूरा सिस्टम, चूँकि पढ़ाई का सिस्टम इतना गंदा था कि हमको कुछ सिखाया ही नहीं गया और जिनकी जॉब लग गई तो जो गंदगी सिखाई गई थी वही वो किसानों को परोसते चले आए। अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी पैदावार होगी। घर में बेचारे कि चना का बीज, चना रखा हुआ था 6,000 रुपये कुंटल का, वो 9,000 कुंटल का बीज लाता है। संतुलित खादें डालेंगे तो अच्छी पैदावार होगी। तो इतना ही नाइट्रोजन, इतना फास्फेट, इतना पोटास, इतना सल्फर, तिलैनी फसल है तो सल्फर डलवा दो। ऐसा करते हैं हम लोग। तो आगे चल के क्या होता है, किसान एक बहुत बुरे संकट में फंस गया। आज देश में 200 प्रकार की फसलें हैं। हर फसल का कीड़ा अलग है, हर फसल की बीमारी अलग है और इतना कॉम्प्लिकेटेड इस विषय को कर दिया। किसान बाजारवाद पर डिपेंड हो गया। बीमारियां कितने प्रकार की हैं, इंसेक्ट कितने प्रकार की हैं, वो लड़ रहा है, जूझ रहा है, कर्ज में डूब गया है, उसको समझ में नहीं आता है, खेती बेचने को तैयार है, उसका बच्चा खेती करना नहीं चाहता। वो देख लिया पापा कितने दुखी है, वो तो देख देख के दुखी हो गया। तो आज का जो विषय है वो देश के हर किसान के लिए, हर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए। और मैं हर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट से आह्वान करता हूं कि आप एक न्याय पंचायत पकड़ लीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर के रियल में डॉक्टर बन जाते हैं तो आपके रोजी रोटी का कोई संकट नहीं है। आप बहुत काम कर सकते हैं बिना बेचे।
ये झोला छाप जितने भी डॉक्टर हैं ना एग्रीकल्चर में, एग्री क्लिनिक, एग्री जंक्शन, खाद बेचना, बीज बेचना, दवा बेचना, इनको ये सब इनकी दुकानें ऐसे चुटकी बजाते बंद करवा दी। ऑब्जेक्ट मेरा ये है कि अच्छे लोगों को जॉब मिले और किसान कर्ज से मुक्त हो और किसान की फसलों में कोई प्रॉब्लम ना आए और देश का उपभोक्ता जो किसान का उगाया हुआ फल सब्जी अनाज खाए वो स्वस्थ रहे। क्योंकि अभी तो किसान भी कर्ज में है और खाने वाला को मर्ज है। तो आज का जो विषय है, खेती करते हैं सॉइल में। सॉइल पहला निवेश है खेती का। खेती में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? सॉइल, मिट्टी, ज़मीन। अब ज़मीन का टुकड़ा हम समझते हैं मेरे पिताजी मर गए, ये 5 एकड़ ज़मीन मेरी है। लेकिन 5 एकड़ ज़मीन कैसी है, कैसी होनी चाहिए थी, पिताजी के ज़माने में कैसी हो गई थी, अब मैंने कैसी कर दिया और आगे कैसी हो जाएगी। तो ज़मीन की जो प्रॉपर्टीज हैं, ज़मीन की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि हम जो भी बीज बोएं, जो भी बोएं, घर का बोएं, बाहर से ना भी लाएं तो भी अच्छा उत्पादन हो और फसल मेरी पानी ना मांगे, फसल मेरी उर्वरक ना मांगे, फसल में बीमारी ना लगे, कुछ भी ना हो। तो फिर क्या होगा? उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान। खेती को फिर से उत्तम व्यवसाय का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। आज खेती सबसे निचले पायदान पर आकर के खड़ी हो गई है। तो क्या है? सॉइल। हम आज सॉइल को समझते हैं क्योंकि सॉइल बेस है। खेती का बेस सॉइल है, मिट्टी है, मृदा है, भूमि है, धरती है, कुछ भी कह लो। तो पहले तो देखते सॉइल बनती कैसे है। आप इतिहास पढ़ेंगे, पीछे जाएंगे करोड़ों साल पहले, तो क्या पाएंगे कि ये सॉइल, ये ज़मीन जैसी आज है पहले प्रारंभ में नहीं थी। किसी ने कहा प्रारंभ में ये पत्थर थी, वनस्पतियाँ बहुत कम थीं। धीरे धीरे ग्रासेस उगी, शैवाल उगे, काई जमी, वो चट्टानें टूटी, वेदर से टूटी, कुछ शैवाल से टूटी, काई से टूटी, ग्रासेस से टूटी, फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, उन्होंने सॉइल को बनाना शुरू किया। धीरे धीरे सॉइल बनती चली गई। अब जो सॉइल मेरे आज के 500 साल पहले, 1000 साल पहले जिन्होंने सॉइल देखी थी, वो एक सॉइल थी। तो सॉइल बनती गई, बनती गई, बनती गई और खूबसूरत सॉइल हो गई। ये मिट्टी एक ज़माने में बहुत खूबसूरत थी। क्यों थी? इस मिट्टी को बनाया था वनस्पतियों ने, जीवों ने। असंख्य प्रकार की वनस्पतियां, असंख्य प्रकार के जीव जंतुओं ने और मौसम ने इस मिट्टी को खूबसूरत बनाया था। इस पूरी धरती में जंगल था। पूरी धरती ग्रीन, हरी भरी वनस्पतियों से ढकी हुई थी। ऑलवेज, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंड। फिर मानव सभ्यता विकसित हुई। प्रारंभ के समय में मनुष्य ने कंद मूल फल खाए, खेती नहीं करता था कोई। जब इस धरती पर आबादी बहुत कम थी तो कोई भी खेती नहीं करता था, क्योंकि ना हल था, ना खुरपी था, ना फावड़ा था। अभी मनुष्य को टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था। खुरपी बनाना, फावड़ा बनाना, हल बनाना कुछ नहीं था। नदी घाटी सभ्यता थी, तो लोग कंदमूल फल खाते थे। धीरे धीरे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये चना का दाना कैसा है, इसकी खेती किया जाए। पॉपुलेशन बढ़ती गई,
तो खेती शुरू हुई। तो पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कुछ दिन यहाँ खेती किया, फिर छोटी आबादी वहाँ चली गई, फिर आबादी बढ़ी, खेती होती चली गई। खेती यानी कि फसल उगाने का क्षेत्र, खेती का क्षेत्र बढ़ता चला गया और जंगल का क्षेत्र गिरता चला गया, और जंगल के गिरने से जमीन को बनाने वाले जीव जंतु भी कम होते चले गए। मनुष्य और समय बीता, ज्ञानी बना और अपने ज्ञान का विस्तार किया, तो जंगल काटता गया, खेती बनाता गया, जंगल काटता गया, खेती बनाता गया। उसको यही समझ में नहीं आता कि सनातन का सत्य क्या है, इस धरती का सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है। और आज 2026 हम खेती में इतना आगे जा चुके कि अब देखिए आप, ये जो जंगल कभी 100% एरिया में जंगल था, धरती का कोई कोना ऐसा नहीं था जो जंगल से न ढका हो। फिर जब मैं आज़ाद हुआ तो बताते हैं 34% एरिया में जंगल था। आज ये जंगल, हमारे देश की बात करें तो 7% एरिया में जंगल खत्म। तो सॉइल बदसूरत होने लगी। इस सॉइल में अनंत प्रकार के जीव और सूक्ष्म जीव रहते थे। जैसे आज भी हमें याद है 50 साल पहले खेतों में सांप था, बिच्छू था, चींटी था, चींटा था, नेवला था, चूहा था, बिल्ली था, खरगोश था और असंख्य प्रकार के लाभदायक बेनिफिशियल माइक्रोब्स थे। पेस्टिसाइड का युग आया। रासायनिक खेती में, मैं बार बार बोलता हूँ, आधुनिक कृषि तकनीकियों ने कभी भी सॉइल का, किसान का, गांव का भला नहीं चाहा। आधुनिक कृषि तकनीकियों ने केवल और केवल इंडस्ट्री को खड़ा करने का प्रयास किया। टेक्नोलॉजी के नाम पर ये चीज़ें कैसी, निवेश कैसे बेचे जाएं, ये चीज़ें किसान को डिलीवर दी गई। और आज जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, वो जिनको खाद भी महीना 2 महीना का ट्रेनिंग दिया गया, फिर लोन दिया गया, फिर कहा गया तुम भी क्या करना है हुजूर, अरे यार जैसे लोग खाद बीज बेचते हैं दवाई, वैसे तुम भी बेचो। उनसे अपेक्षा की गई थी कि वो जब दुकान खोल के बैठेंगे और कोई किसान आएगा कि साहब मेरे टमाटर में प्रॉब्लम है, तो उसको डायग्नोज करेंगे और देखेंगे कि टमाटर में जो प्रॉब्लम है उसका रीजन क्या है। तो बात फिर वही आ गई, बोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। क्योंकि दवा बेचता है तो डायग्नोस कुछ नहीं करता। एक ट्रेंड चल गया है कि ये दवाएं, 3 दवाएं, चूँकि मेरे पास दुकान है, एक फंजीसाइड दे दीजिए, एक ग्रोथ प्रमोटर दे दीजिए, एक इंसेक्टिसाइड दे दीजिए, चाचा ये मिला के छिड़क देना। 8,000 रुपये ले लिए। चाचा जी ने वो छिड़का, रिलीफ नहीं मिला, टमाटर की बीमारी नहीं गई यथावत। 10 दिन के बाद चाचा फिर लौट के आए। दुकानदार से कहते हैं बेटा वो तो हमको कुछ आराम नहीं मिला, टमाटर की बीमारी ठीक नहीं हुई, उसका कीड़ा मरा नहीं, वो तो समस्या यथावत है। चाचा वैसे मौसम का कुछ है मिजाज, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब मैं दूसरी कंपनी की दवा देता हूँ। दूसरी कंपनी की दवा दे दी 11,000 की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। चाचा फिर लौट के आते हैं, फिर उससे कहते हैं साहब ठीक नहीं हुआ। तीसरी बार फिर कुछ दवा दे दी, फिर भी नहीं ठीक हुआ। चौथी बार वो व्यक्ति आग बबूला होकर आता, लड़ने के बोध में आता है। एग्रीप्रेन्योर से क्या कहता है कि हम आपको बहुत मारेंगे, हम आपको जूता मारेंगे, तुम्हारी दुकान में आग लगा देंगे, बहुत गुस्से में, क्योंकि 30-35 हज़ार रुपया फूंक चुका।
वो एग्रीपेनोर क्या कहता है, चाचा ये बताओ तुम्हारे गांव में कितने लोगों ने टमाटर बोया? बोले साहब 25-30 लोगों ने बोया। अच्छा ये बताओ सबका टमाटर क्या ठीक है? बोले नहीं साहब किसी का ठीक नहीं। तो उन्होंने इलाज नहीं किया? बोले किया है। कहता है चाचा मौसम देखिए, मौसम आदमी सूख रहा है तुमको टमाटर की पड़ी है, आदमी को संतुष्ट कर देता है। अब आप देखिए कि ये ऐसा डॉक्टर होना चाहिए। हमने अगर किसी किसान को 40,000 का दवा बेचा, उसमें 8,000 रुपये मिले तो बहुत बड़ी बहादुरी है, तीर मारा आपने। ये 40,000 उसकी जेब का फकवाया, 40,000 का पेस्टिसाइड जो फल सब्जी में पड़ा वो किसी ने खाया, वो बीमार हुआ। तो आज जो मुद्दा है वो सॉइल का है। अगर खेती में सॉइल को समझ लिया जाए तो खेती किसानी में कोई समस्या ही नहीं है। अगर सॉइल को नहीं समझा तो खेती किसानी में अनंत समस्याएं, और किसी समस्या का समाधान ना है और ना हो सकता है। हाँ, एक वक्त आएगा कि पूरी की पूरी धरती माँ बीमार हो जाएगी, बंजर हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, किसान कर्ज में इतना डूब जाएगा कि आत्महत्या की चीज़ें और बढ़ जाएंगी, लोग हार्ट अटैक से, कैंसर से मरने लगेंगे। और ये जो आधुनिक सिस्टम, आधुनिक एग्रीकल्चर का साइंस है, ये भी एक दिन मर जाएगा। बचना किसी को नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि जो एग्रीपेनोर किसी को इंसेक्टिसाइड बेच रहा हो, खेती नहीं करता, वो टमाटर, भिंडी, बैंगन, कद्दू, करेला बाजार से ही लाता है। तो बेटा मरोगे तो तुम भी, मैं क्लियर बोल दूँ। इसलिए मेरी बातें बहुत कटु होती है, जिसको अच्छी लगती वो समझे और अपनी लाइफ को बदले और सही दिशा की ओर चले। यहाँ भी आपकी रोजी रोटी चलेगी। किसान को सच बोलो, सच डायग्नोस करो, सच परोसो, तो भी आपको पैसा मिलेगा। हाँ, ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन जीवन चलेगा। लेकिन वो जीवन कितना खूबसूरत होगा कि आप आनंद में जिएंगे, आपके जीवन में सुख रहेगा, शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी। लेकिन ये लालची प्रवृत्ति है, और यहाँ पर दोनों लोग लालची। यहाँ किसान को झूठ बोलने वाला तो लालची है ही है, किसान भी कम लालची नहीं है। वो भी चीज़ों को, इस सॉइल को नहीं समझना चाहता। तो चाहे देश का किसान हो, चाहे एग्रीपेनोर हो, सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं, किसान के साथ अगर काम करना है, किसान का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो इन चीज़ों को जरा समझिए। क्या समझना है? सॉइल। तो क्या हुआ, ये सॉइल बहुत खूबसूरत थी, जंगल थे, जीव थे, पानी था, बारिश थी, किसी भी वनस्पति को सिंचाई की जरूरत नहीं थी। वो आज भी जाकर के देख लीजिए, जहाँ जंगल है, जो बियावान जंगल हैं, वैसी पूरी की पूरी धरती थी। आप जंगल में चले जाइए, आप भूखे पेट नहीं मर सकते। अभी भी जंगल बिगाड़ा है फॉरेस्ट वालों ने, लेकिन जंगल का जो ओरिजिनल स्वरूप था, वहाँ नाना प्रकार के फल वाले वृक्ष थे, कंद वाले वृक्ष थे, मूल वाले वृक्ष थे। हम कंद मूल फल खा करके जिंदा रहते थे, और आज भी जिंदा रह सकता हूँ। मैं फिर बता दूँ, एक महुए के पेड़ से, जो 20 साल 15 साल का महुआ पेड़ है, उस एक महुए के पेड़ से सूखे महुए का वजन 40-50 किलो निकल आता है। और एक आदमी की खुराक 100-150 ग्राम महुआ है। 140 करोड़ की आबादी है। अगर देश में 140 करोड़ महुए के पेड़ हों तो कोई आदमी भूखों पेट नहीं मर सकता। जंगल का कमाल देखिए कि आपको खेती करनी ही नहीं है, महुआ सबका पेट भर देगा। एक महुआ का क्रॉप नहीं है, जामुन है, आम है, कटहल है, निरी क्रॉप ऐसी है, गूलर है। खाने के लिए परमात्मा ने किसी को कमी नहीं रखी। लेकिन अगर मेरी अकल में ताले लग जाए तो फिर भगवान ही मालिक है। तो खेती में हमको सॉइल को समझना है। सॉइल की 3 प्रॉपर्टीज हैं। जैविक गुण, जिनको अंग्रेजी भाषा में बोलें तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ने इस सॉइल को कैसा गंदा किया। जब मैं ज़मीन में दीमक को मारने के लिए कोई खतरनाक पेस्टिसाइड डालता हूं तो ज़मीन में पाए जाने वाले जीव और सूक्ष्म जीव सब खत्म। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज
डेस्ट्रॉय की। इस जमीन में, इस सॉइल में जब मैं 3 टन 4 टन का ट्रैक्टर चलाता हूँ तो सड़क बनाने में रोलर चलाता हूँ तो मिट्टी को कॉम्पैक्ट करता हूँ, यहाँ भी तो वही कर रहा हूँ। तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज वीक। एक जमाने में तब 30 फुट पर पानी था, कैपिलरी सिस्टम से ऑस्मोसिस विधि से ऊपर आता था, रास्ते में रूट जोन पड़ता था तो फसलों की प्यास बुझा करके पानी इवेपोरेट हो जाता था, नीचे से पानी आता रहता था। अब जब 3 टन का ट्रैक्टर चलता है सॉइल में तो कैपिलरी टूट गई। अब नीचे का पानी ना तो नीचे से ऊपर जा सकता है और बारिश का पानी ऊपर से नीचे भी नहीं जा सकता, इसलिए वर्ष दर वर्ष वाटर लेवल नीचे खिसक रहा है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज वीक। केमिकल प्रॉपर्टीज तो अपने आप वीक। कैसे? जिस जमीन में जीव होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, जीवों का कार्बन के साथ जमीन में पड़े हुए कार्बनिक अवशिष्ट के साथ क्रिया होगी, तब रासायनिक प्रॉपर्टीज फंक्शन में आएंगी, कुछ रसायन बनेंगे और फसलों का भोजन बनेगा। जो रासायनिक प्रॉपर्टीज के द्वारा फसलों को भोजन बनेगा, जिस जमीन की बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज बेहतरीन होंगी, उस जमीन में फसल को किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जंगल में किसी वनस्पति को कोई पोषक तत्व की जरूरत है क्या? क्योंकि जंगल की सॉइल की बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी दुरुस्त है। और हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज के ज्ञानावतार का प्राणी, मतलब लोभ लालच के चक्कर में, अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में पूरी की पूरी वसुंधरा को, पूरी की पूरी धरती माता को, आज के नेता लोग कई बार बोलते हैं, बोलो भारत माता की जय। भारत माता तो ये है, जिस जमीन में मैं खेती करता हूँ वो भारत माता है, और उस जमीन को मैं बर्बाद करता हूँ, भारत माता की जय बोलने से क्या मिलने वाला है? आंख का पानी सूख गया है, आत्मा मर चुकी है। और मैं किसानों से निवेदन करता हूं कि जागिए, जल्दी जागिए, वक्त बहुत कम है। ये जो तेजी के साथ जो हमारी सॉइल, जो अन्नदाता सॉइल, सस्य श्यामला धरती माता जो सबका पेट भरती है, वो बंजर होने के बिल्कुल कगार पर खड़ी है। आगे कोई रास्ता है नहीं। और मेरी भविष्यवाणी है, मैं क्लियर बोलता हूं, विदिन 10 ईयर यह सारे के सारे लोग लाचार, मजबूर हो जाएंगे। अभी रोता हूं तो आंख से पानी निकलता है, आने वाले वक्त में आंख से खून का आंसू निकलेगा, क्योंकि पीड़ा इतनी खतरनाक। बस ऐसे ही धन लक्ष्मी के चक्कर में पड़े रहिए और सनातन को भूल जाइए। तो मिट्टी को बचाना है। मिट्टी में एक शब्द है ऑर्गेनिक कार्बन। अब देखिए, मैंने लिखा ऑर्गेनिक कार्बन। आप जब मिट्टी की जांच कराते हो तो लिख के आता है कि आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3% है। मिट्टी की जांच का सिलसिला हमारे देश में 70 सालों से चल रहा है। मिट्टी की जांच कराइए, सॉइल हेल्थ कार्ड पाइए। सॉइल हेल्थ हो, अगर सॉइल हेल्थ कार्ड मिल जाएगा तो, अरे मिट्टी की जांच करा करके सॉइल हेल्थ कार्ड मेरी जेब में आ गया तो उससे कैसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? तो क्या हुआ कि इसमें मिट्टी की जांच में जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड में लिखा रहता है ऑर्गेनिक कार्बन 0.3%। अब मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए 1%, बचा कितना? 0.3%। क्या कोई अभियान चल रहा है? देश का एग्रीकल्चर सिस्टम कोई अभियान चला रहा है, कोई मुहिम चला रहा है? किसान भाइयों, छोड़ो ये ड्रामा। अब तो जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, ये मैंने ठाना है। धरती को खूबसूरत बनाना है। कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा।
जमीन के नीचे का पानी चला गया 200 फुट, कोई भी कर रहा है कि जमीन का पानी जल स्तर ऊपर लाइए, सब लोग कह रहे हैं बोरिंग कराइए, समर खरीदिए। जंगल खत्म हो गया, खेत की मेड़ के पेड़, कोई कहता है पेड़ लगाइए, जंगल काटिए। सारे जीव जंतु मरते चले जा रहे। आज भी जीव जंतुओं को बचाने का क्या हो रहा है? ड्रामा। गौरैया दिवस, चिड़िया दिवस, पृथ्वी दिवस। मित्र, ये दिवस बनाने से कुछ नहीं होगा। हम सारे के सारे हिंदुस्तानियों को मिल करके सोचना होगा, माँ बचेगी तो मैं बचूंगा, सॉइल सेफ रहेगी तो मैं सेफ रहूँगा, सॉइल सेफ नहीं रहेगी तो यहाँ कोई सेफ नहीं रहेगा। चलिए, अब मैं बात कर रहा था किसान से कि आप कोई एग्रीप्रेन्योर है, कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, वो आया है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करना, किसान को केवल समझाना, किसान को समझना है, हमको समझाना है, जैसे मैं समझाता रहता हूँ। अब कोई समझेगा नहीं समझेगा वो जाने, उसका काम जाने। मुझे तो लगता है कि परमात्मा ने निर्देश दिया कि बेटा तू ये काम कर, मैं कर रहा हूँ। जिसको समझना वो समझ ले, जिसको ना समझना ना समझ ले। लेकिन एक दिन आएगा जब आप समझने लायक नहीं रह जाएंगे, तब आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति सही बोलता था यार, काश उस समय मैं समझ लिया होता। क्या करना मित्र? आज के एग्रीकल्चर बीएससी एजी जो स्कॉलर जितने भी हैं, उनको क्या पढ़ाया गया मैं बहुत कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन एग्रीकल्चर में जितना भी सिलेबस है बहुत खूबसूरत नहीं है, और जो खूबसूरती कहीं थी उसको दूसरा पर्दा डालकर ढक दिया गया। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन थी कि फसल एवं भूमि का ऐसा मैनेजमेंट कि जिससे किसान के परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और सॉइल की फर्टिलिटी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़ने पाए। पढ़ लीजिए आप एग्रोनॉमी की परिभाषा, और एग्रीकल्चर का जो मेन सब्जेक्ट वो एग्रोनॉमी ही है। भूमि एवं फसलों का वह मैनेजमेंट जिससे हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन भूमि की उर्वरा शक्ति पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने पाए, यही एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है। दूसरा, एग्रीकल्चर में एक वाटर कंजर्वेशन है जिसमें लिखा जाता है भूमि एवं जल संरक्षण। भूमि एवं जल संरक्षण, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अभी तो ना मैं सॉइल का कंजर्वेशन कर रहा हूं, ना वाटर का कंजर्वेशन कर रहा हूं। कौन कर रहा है? ना कोई किसान कर रहा है, ना सिस्टम कर रहा है। और सिस्टम जो कर रहा है वो गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहा है। बृहद योजनाएं बननी चाहिए। बरसात का पूरा पानी मेरे खेतों में रुके, जलाशयों में रुके। ये सिस्टम जलाशय को पाट रहा है, जलाशयों में कब्जा करने दे रहा है। किसी गांव में कोई जलाशय नहीं बचा, और किसी गांव में कोई खलिहान नहीं बचा, और किसी गांव के किसी खेत की मेड़ पर कोई पेड़ नहीं बचा। गांव में कोयल नहीं बोलती, गांव में मोर नहीं नाचता, गांव में मेंढक नहीं बोलता, तालाब में मछलियां नहीं है, कछुआ नहीं है। जिस तालाब में कभी बचपन में नहाया करते थे, जल पी लिया करते थे, आज अगर बचा भी है पानी तो वो हाथ डालने लायक नहीं है, और हम सब लोग सो रहे हैं। कौन सी विकास, कौन सा डेवलपमेंट? क्या करेंगे आगे चल करके? बच्चे यहाँ घुट घुट करके मरेंगे। तो हमें किसान के पास जा करके उसको क्या समझाना? देखिए, किसान के साथ क्या है, किसान को कोई फसल बोता है तो उसके दिमाग में बैठा है कि इतना उर्वरक देना पड़ेगा, अमुक मात्रा में उर्वरकों की जरूरत है। एग्रीप्रेन्योर को क्या बताना है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को क्या बताना है कि भैया ये उर्वरकों की कहानी पिछले 70 सालों से प्रारंभ हुई, अब चरम पर है। आज देश में 4.5 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर यूज होता है, जिसमें सिर्फ यूरिया डीएपी है। अभी जिंक है, सल्फर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इनकी तो गणना नहीं। जैम की तो कोई गणना नहीं।
₹4.5 लाख को 4.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का केमिकल फर्टिलाइजर खर्च होता है। इससे हमें मुक्त कराना है। नेचुरल फार्मिंग अगर करनी है देश को, तो फर्टिलाइजर मुक्त खेती कैसे होगी, तो हाउ टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल में ह्यूमस कैसे बढ़ाएं, बस इतनी सी बात। कैसे बढ़ाएंगे? बाजार नहीं जाना, केवल खरपतवार को नहीं मारना, फसलों का अवशेष वहीं डालना है, खेत की मेड़ बना लेनी है, सारी की सारी रेजिड्यू जितना भी बचता है किचन में, खलिहान में, खेत में, उसको उसे वहीं लौटा लेना। यहाँ फिर आया सिस्टम, मुझे बड़ा दुख होता है। नीतियाँ इंडस्ट्री वाले किसानों का पुआल भूसा ये सब जो फसलों के अवशेष वो खरीद रहे हैं, इंडस्ट्री में जला रहे हैं। किसान को किसी भी दशा में फसलों का अवशेष बेचना, फेंकना, जलाना नहीं है। सब खेत को वापस करिए, तो कार्बन बढ़ेगा। या लिखा ना, कार्बन बनेगा जीवा ऑर्गेनिक मैटर से, कार्बनिक पदार्थ से। और ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक वाला जीवांश, जीव बनेगा। जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के जीव और सूक्ष्म जीव, जमीन में जितने भी जीव रहते हैं उनकी लाइफ है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 12 दिन और 12 घंटा। कहाँ से भोजन मिलता? उसी सॉइल में जो कार्बन और कार्बनिक पदार्थ है। ये जो कार्बनिक पदार्थ है, जैसे देखना आप सॉइल में, मैंने कहा जीव, 2 जीव प्रमुख हैं, दीमक और केंचुआ। अब एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट पढ़ा है कि दीमक हानिकारक जीव है, ये फसलों को खा जाता है, ये पढ़ाया गया उसको। एंटोमोलॉजी की किताब में दीमक एक चैप्टर है, टर्माइट। इसको कंट्रोल मेजर है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सुनियोजित तरीके से दीमक को फसल का दुश्मन बताया गया है। दीमक कभी भी फसल की दुश्मन ना थी ना है। अगर दीमक जिंदा पेड़ की दुश्मन होती तो आज जंगल ना बसते। चले जाइए जंगलों में, दीमक की इतनी ऊंची ऊंची बामियां हैं जहाँ करोड़ों करोड़ों की संख्या में दीमक है। देखना बगल में पेड़ खड़े हैं, बगल में घासें खड़ी हैं, दीमक कभी नहीं खाती, लेकिन वहीं जब उस पर से लकड़ी टूट करके गिर जाती तो दीमक खा लेती है। एक्चुअल क्या है, प्रकृति में दीमक जो शुष्क एरिया हैं, जहाँ पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ खेत में गिर गया है और नमी का अभाव है, शुष्क रहता है, शुष्क पदार्थ को दीमक खा लेती, क्योंकि इसका माउथ पार्ट्स शुष्क पदार्थ को खा सकता है। और जो वेट एरिया है, नमी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ जो खेत में पदार्थ है वो नम है, सकुलेंस है। केंचुआ का माउथ पार्ट्स ऐसा नहीं किसी हार्डी नेचर की वस्तु को खा ले, तो वहाँ केंचुआ करता है। ये प्रकृति के दोनों दोस्त हैं, लेकिन एक को दुश्मन बताया गया। और इसलिए बताया गया कि दीमक को मारने के लिए जब किसान कोई पेस्टिसाइड डालेगा तो उसके खेत का केंचुआ भी मरेगा और सूक्ष्म जीव भी मरेंगे। और जब ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वीक हो जाएंगी तो किसान दर दर की ठोकरें खाएगा, मेरे पास बार बार आएगा, मेरी दुकान चलेगी। तो उर्वरक मुक्त होना चाहिए। अब ये जो सूक्ष्म जीव हैं, हम खेत में फसल में क्या डालते हैं? फफूंदनाशक डालते हैं। आपने पढ़ा होगा सॉइल बोर्न डिजीज, मृदा जनित बीमारियां। अब ये जो सूक्ष्म जीव हैं इसमें 2 प्रकार के हमने परिभाषा दिया है। हालांकि मनुष्य तो फितरती है, निगेटिव और पॉजिटिव, बेनिफिशियल और हार्मफुल। प्रकृति में वैसे तो कोई भी इकाई हार्मफुल है ही नहीं। नेचर का एक सिस्टम है कि अगर प्रकृति की सॉइल की बायोडाइवर्सिटी जिंदा है तो उसमें सब चीज़ें हैं, उसमें कोई चीज़ नुकसान करेगी नहीं। नुकसानदायक हैं लेकिन उनको कंट्रोल करने वाली मैकेनिज्म भी है। तो ये जब लाभदायक सूक्ष्म जीव जमीन में नाना प्रकार के स्वतः होते हैं, मैं पेस्टिसाइड नहीं डालता हूँ तो फसल में कोई बीमारी नहीं लगती। तो किसान को केवल इतना बताना है, चाचा जो आप फफूंदनाशक में 30-40 हज़ार रुपया खर्च करते थे, अब खर्च करने की ज़रूरत नहीं, केवल जीवामृत डाल दीजिए।
और मैं विनोद कुमार सचान दावे के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान का कोई भी साइंटिस्ट आ जाए और भयंकर से भयंकर किसी फसल में जहाँ बीमारी लगती हो, चलो हमको ले चलो, मैं जंगल की मिट्टी का बनाया गया जीवामृत 1 महीने पहले डालूंगा और उसके बाद आप फसल बो देना। और भूमि जनित बीमारी कोई अगर सीन हो तो बताना। क्या है, जंगल का जीवाणु, इतने स्पीसीज के जीवाणु हैं कि टोटल जमीन का ओवरहालिंग कर देते हैं, कोई बीमारी आनी नहीं है। इसके बाद मैं क्या बोलता हूं, अगर कार्बन है और जीवांश है और इस फसल को जो मैंने फसल बोई है, जो मैंने फसल बोई है, कोई भी फसल, एक फसल है साहब, उसमें कीट लगता है। कीट क्यों लगता है? कीट जंगल में क्यों नहीं लगता? चलिए जंगल में हमको इल्ली दिखाइए, माहू दिखाइए, व्हाइट ग्रब दिखाइए, तना छेदक, फली छेदक, कुछ भी दिखाइए, क्यों नहीं है? है। जंगलों में भी इंसेक्ट है, लेकिन वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इतनी खूबसूरत है, वो इंसेक्ट कंट्रोल में है। एक ही उदाहरण दूंगा, एक जमाने में आज के ठीक 50 साल पहले हमारे गांव की नालियों में, गांव के जलाशयों में मेंढक होते थे, शहरों की नालियों में मेंढक होते थे। मच्छर रात को विचरण करता था, दिन के समय पानी में बैठ जाता था, मेंढक मच्छर को खाया करता था। तो मच्छर मारने की दवा की जरूरत नहीं थी और ना मच्छर का इतना आतंक था। आज हमारी आधुनिक जीवन शैली ने, आधुनिक कृषि प्रणाली ने दुनिया के सारे, धरती के सारे मेंढक मार दिए, इसलिए मच्छर से आप दो हाथ करने पड़ रहे हैं। और खामियाजा क्या है? हम कितने मानसिक रूप से दिवालियाग्रस्त हो गए, उसका एक नमूना बता दो। आप 10 बाई 10 के कमरे में गुड नाइट जला के सो जाइए, ऑल आउट जला के सो जाइए, 15 मिनट 20 मिनट के बाद उस कमरे में 15, 20, 10 जो भी मच्छर होते हैं वो कमरे से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। आप सोचते हो ऑल आउट जला करके मस्ती के साथ सोते हो, फिर सुबह उठ करके आपका सर चकराता है। क्यों? आपने रात भर गुड नाइट की केमिकल सूंघा है। हम समझने कोई तैयार नहीं। हम तो इतना दुनिया में रम गए हैं, भौतिकवाद में रम गए हैं कि मुझको अपने सनातन का पता ही नहीं। और मैं अक्सर कहता हूँ, धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म क्या है? सनातन है, वही धर्म है। और सनातन का पहला है सॉइल, धरती माता। धरती माता, बार बार चिल्लाता हूँ, धरती माता, धरती माता। फर्टाइल सॉइल, ह्यूमस युक्त सॉइल, ऐसी सॉइल जिसमें पानी हो, जिसमें पेड़ हो, जिसमें जंगल हो, जिसमें नमी हो। सॉइल अगर खूबसूरत है तो बता दूं, जंगलों की वजह से। मैं इसीलिए कहता हूं खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाइए। सॉइल अगर खूबसूरत है तो ढेर सारे जीवों की वजह से, जो जीव है, सांप है, बिच्छी है, नेवला है, चींटी है, चींटा है, अनेक प्रकार के जीव। हमने मिट्टी के जीव मार दिए, सूक्ष्म जीव मार दिया, मिट्टी में खरपतवार मारता हूँ और फिर कहता हूँ मिट्टी, सॉइल मेरी खूबसूरत हो। फिर मैं इसको कहता हूँ धरती माँ। कैसी माँ? जिसको मैंने इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड लेके डाल के 4 टन का ट्रैक्टर चला चला के जिसकी अस्मिता को चोट पहुँचाई, वो धरती माता। चैलेंज करता हूं कि आज देश के किसानों के सामने जितनी भी प्रॉब्लम हो, एक भी प्रॉब्लम का अगर आधुनिक कृषि तकनीकियों के पास एक भी समस्या का समाधान हो तो बताएं। मित्र, हम कब तक झूठ बोलेंगे किसानों से? और झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। अब बात करता हूँ ये CN रेशियो, स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, झूठ बता रहा हूँ आपको, हमको कितना झूठ पढ़ाया गया है। एक जमाने में जिस साइंटिस्ट ने CN रेशियो की बात की थी वो राइट था, वो सही था। CN रेशियो क्या? 10:1। कहा जाता है कि मिट्टी में CN रेशियो 10:1 होना चाहिए। किसी से पूछो CN का मतलब क्या है तो कहता कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो है, कार्बन नाइट्रोजन। अगर 10 हिस्सा कार्बन है तो 1 हिस्सा नाइट्रोजन है। अब देखिए आप, 1 हेक्टेयर जो सॉइल है, 1 हेक्टेयर का सॉइल वेट 6 इंच का,
6 इंच की सॉइल की मिट्टी का वजन होता है 20,000 कुंटल। 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, यानी 200 कुंटल। 200 कुंटल कार्बन है, तो इससे क्या 20 कुंटल। यह नहीं, न्यूट्रिशन। एक हेक्टेयर सॉइल में अगर 200 कुंटल कार्बन है तो 20 कुंटल न्यूट्रिशन पूरे साल में सॉइल रिलीज करेगी। और इतनी भारी भरकम मात्रा में अगर न्यूट्रिशन है तो भाई साहब फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं। भोजन की पौष्टिकता ज़बरदस्त, भोजन का स्वाद ज़बरदस्त। अब ये याद है नहीं, 200 कुंटल में 20 कुंटल नाइट्रोजन तो हो नहीं सकती। एक साइंस कहती नहीं है, साइंस के नज़रिए से देख लो। जो प्लांट ने लिया है तो प्लांट ने तो 1.5 से 2% नाइट्रोजन लिया, तो इसमें 1.5 से 2% तो नाइट्रोजन हो सकती है, 10% तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कंप्लीट भोजन। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मोलिब्डेनम सब कुछ है। जहाँ पर ये न्यूट्रिशन सफिशिएंट क्वांटिटी में है, काहे के लिए फर्टिलाइजर। अब जिंक वो जाइम बिक रहा है, जाइम ग्रोथ प्रमोटर, फल्विक एसिड, फॉलिक एसिड, ओलिक एसिड, इस प्रकार के रसायन बेचे जा रहे हैं। क्यों, क्या जरूरत है। ये जब कार्बन या कार्बनिक पदार्थ जब जीवाणुओं के टच में आता है, क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो मैंने यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगी, तो सारे के सारे हार्मोन, सारे के सारे एसिड्स यहाँ फार्म होते हैं। बाजार से ला के डालने की क्या जरूरत है। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर 1 हेक्टेयर में जो 20,000 कुंटल मिट्टी है, 1% ह्यूमस होना चाहिए। अब ये बचा 0.3 का मतलब 1 हेक्टेयर में हमारा 60 कुंटल कार्बन बचा। अब इससे हमको 6 कुंटल न्यूट्रिशन रिलीज होगा। लेकिन कब, जब यहाँ पर ये जीव होंगे। लेकिन जीव तो मैंने मार दिए। कार्बन होने के बावजूद यहाँ चूंकि जीवाणु नहीं है, इसलिए इससे 6 कुंटल भी रिलीज नहीं होता। तो क्या हुआ कि हमारे भोजन का स्वाद खत्म, हमारे भोजन की पौष्टिकता खत्म, ऊपर से पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट हमको अस्पताल ले गए। हमको जाना चाहिए था आनंद की ओर, हम चले गए बीमारी की ओर। ये पूरा का पूरा सिस्टम, सारा सिस्टम, इस सिस्टम को, ये जो नेचर का सिस्टम है, ऑलमोस्ट लोग जानते तो हैं, लेकिन अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में बोलते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, चुपचाप तमाशा देखते हैं। क्योंकि सॉइल का सिस्टम जब बिगड़ता है तो मेडिकल साइंस फलती फूलती है। जब सॉइल वीक होती है तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री फलती फूलती है। जब सॉइल का सिस्टम बिगड़ता है तो एनिमल साइंस फलता फूलता है। फसलों को भी सप्लीमेंट्री फूड, पशुओं को भी सप्लीमेंट्री फूड, ह्यूमन को भी सप्लीमेंट्री फूड। मैं देश के जागरूक किसानों से अपील करता हूँ, जिनको अपने बच्चों से, धरती से मोहब्बत है, धर्म गुरुओं से भी कहता हूँ, जो धर्म 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 का पाठ, धर्म का पाठ, अधर्म के नाम पर धर्म का खेल जो चल रहा है ना, एक दिन आएगा आपको इस सत्य को स्वीकार पर, सनातन के सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और सनातन के सत्य का मतलब है खूबसूरत सॉइल, और खूबसूरत सॉइल में सब कुछ आएगा। खूबसूरत सॉइल का मतलब होगा कि वहाँ पानी है, वहाँ जंगल है, वहाँ जीव जंतु है। यही सनातन है। नमस्कार।